ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਕਾਲੀ ਦਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣਾ ਕਮਲ ਖਿਲਾ ਪਾਏਗੀ? देखो, मैं ये समझना, मेरी जो राय है वो ये है कि भी ये जिमनी चोण है। जिमनी चोण का ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ ਹਾਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਇਹ ਸੀਟ, ਬੀਜੇਪੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੇ। तो इसलिए मैं समझदा कि भाजपा की पोजीशन इस सीट के ऊपर इस वेले ठीक चल रही है। और जितों तक दूसरिया पार्टियां का मैं समझना कि है वो लोगों ने सारिया देखिया ने। ये हल्का सिख हल्का, एक मैं क्लीयर गल करा तो जो कांग्रेस पार्टी ने सिखा नाल कीता वो सिख कदे भुला नहीं सकते। कानपुर बकारो दिल्ली विच जो कुछ होया, कानपुर बकारो दियां भट्टियां विच जिंदा सिखां नूं सुट देना, साड़ देना, कानपुर भी बकारो भी भट्टियां विच, ये सिखां दे उपर जुल्म जिहड़े 1984 च होए सिख कदे भुल नहीं सकते। जो दिल्ली विच होया वो अजे भी केस चल रहे ने, सज्जन कुमार ते चल रहा, टाइटलर भी मेरा ख्याल अंदर जान दे किनारे ते खड़ा है। सज्जन कुमार मेरे नाल भी रहा MP। तो मैं समझना कि ये कातल जिहड़े ने ये सिख कौम कदे इन्हां कातलां नूं जो भगत सी अपना की LR भगत, वो भी वो चलो जहाजी चढ़ गया, वो चला मर गया, लेकिन एक गल क्लीयर है कि कांग्रेस नूं सिख कदे भी माफ नहीं कर सकती जो इन्होंने कतले आम किया सिखां दा। एक तो हुंदा ना मतलब माड़ा मोटा कतल होना या कतल करना, ये तो सिख कौम का संघर्ष सी। तो सिख कदे कांग्रेस नूं वोट पा नहीं सकता। तो दूसरी गल मैं समझना कि भी जो करप्शन की जड़ है, जे पिछे आप झात मारीए तो ये करप्शन नेहरू तो ही शुरू हो गई सी। बदकिस्मती देश की है। मैंने याद है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की गल। डॉक्टर अंबेडकर जी कहते सन कि भी देश में सब तो पहला समाजिक सुधार, आर्थिक सुधार ते फिर राजनीतिक सुधार होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये चौधर ते भुखिया ने, मैं समझना कि जो नेहरू ने ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਭੁਲਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ 370 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ
उस वेले जिहड़ा सी चीफ मिनिस्टर की ओहदा शेख अब्दुल्ला जी ਉਹਨੂੰ कहने लगे कहते शेख अब्दुल्ला जी हम कश्मीर हम आपको मुफ्त में अनाज भी दें, हम आपकी सड़कें भी बनाएं और हम आपको जहां अनाज दें और भी आपके लिए काम करें, और हमारे किसी हिंदुस्तान के किसी लोग को यहाँ आने और रहने की इजाजत भी ना हो, और आपका झंडा भी हमारे साथ चले, हमारे झंडे देश के साथ आपका झंडा भी लगे। कहता ये मेरे होते हुए नहीं हो सकता। कहता मैं एज ए लॉ मिनिस्टर रिजाइन तो कर दूंगा, लेकिन मेरे होते ये 370 पास नहीं हो सकते। लेकिन बदकिस्मती उन्होंने रिजाइन कर दिया और ये जो था 370 पास हो गया। और जिसने मेरी बात किया, जो 370 ने हमारे देश का सत्यानाश किया। देखिए मैं उस वक्त कॉलेज लॉ कॉलेज का विद्यार्थी था। नेहरू ने जितना देश का नुकसान किया ये लोगों को भी पता नहीं चल रहा। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, पता लगे। मैं लॉ कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, वहाँ एक मीटिंग में आया था। उसमें हमारे उस वक्त के जो जनरल थे, जो इंचार्ज थे कश्मीर मुहिम के, तो वो भी उस, क्योंकि मर चुके हैं इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता, तो उसने कहा बेटो अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के साथ गद्दारी ना करता तो ये कश्मीर का मसला हल हो गया। कहता मैं कमांड कर रहा था, अगर हमें ये 34 घंटे ना रोकता तो हम सियालकोट तक पहुंच गए थे। अगर हम सियालकोट तक फतेह कर लेते तो फिर जो आज जो हमारे बच्चे रोज मर रहे हैं, जो वहाँ हम अपनी सरहदों की राखी कर रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं, हमारे सिपाही हमारे जवान हमारे अफसर मर रहे हैं, अगर उसी वक्त इसका फैसला हो जाता, जैसे वो कर्नल जनरल साहब कह रहे थे मुझे कि भाई अगर 34 घंटे हमें ना रोकता तो हम सियालकोट तक पहुंच गए थे। कहता इन्होंने, नेहरू ने जो सबसे बड़ी देश के साथ गद्दारी की है वो ये है कि इसने यूएनओ में केस ले गया। अगर पाकिस्तान आज बेस करता है, अगर पाकिस्तान अपना केस पेश करता है तो वहां से ही शुरू करता है कि हमारे साथ ही वायदा हुआ था। हमारे वहाँ कश्मीर जो है, इन्होंने, नेहरू ने कहा था कि हम मेमोरेंडम वो कराएंगे उसका से, हाँ, लेकिन अब इसी बेस पर वो हर बार हमें हमारी नमोशी होती है। अगर हम उस वक्त हमें जीतने देते पंडित जी, तो मैं समझना कि हमारा जो बच्चे मर रहे हैं, जो हमारे सिपाही मर रहे हैं, ये नहीं मरने थे। दूसरी बात और है किसके साथ, वो ये है कि ये जो इन्होंने, इसने मतलब ऐसा करके देश के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है और उनका झंडा भी लहरा हो, हम इतनी देर, और मैं मोदी जी की दाद देता हूँ तो मोदी जी ने 2 बातें तो मेरे जो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी की। देखिए मोदी जी का 370 को खत्म करना ये एक बहुत ही, मैं समझा, बड़े उत्साह की, बड़ी तारीफ करने वाली है। जितनी उसकी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि अब मैं एक बार हमारे शेड्यूल कास्ट लोगों को भी वहां जाकर कोई काम करने का, जाने का, वो तो सारे हिंदुस्तान को था, लेकिन हमारे लोग जो वहां रहते थे उनको रिजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं थे। लेकिन मोदी जी ने सारे हिंदुस्तान में जो कुछ लागू है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया है, उस संविधान के मुताबिक जो है वहाँ मिलना शुरू हुआ है। ये हमारे लोगों को भी पैदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ एक गल हैगी है कि सत्ता धिर इस टाइम सत्ता 'ਚ हैगा, सत्ता धिर वाले नूं ਇਹ सीट जितन हारन ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਸੱਤਾ धिर ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪਈ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਵੀ ਇਸ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 4-5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ? नहीं ये तो देखो गल मैं जी बेनती कर रहा वो ये है कि मैं तकरीबन यकीन मन्यो मैं ईम सैन सच्चर नू भी वोटा मंगद्या वेख्या ਉਹਨੂੰ मैं मतलब राज करता नहीं वेख्या लेकिन प्रताप सिंह कैरों तो लैके अज तक जिन्ने चीफ मिनिस्टर होए ने मैं 1957 ਵਿੱਚ पॉलिटिक्स ज्वाइन की है बाबा जीवन सिंह जी कॉन्फ्रेंस शुरू की उदों तो अकाली दल में ज्वाइन होया मैं जो अज तक चीफ मिनिस्टर वेखे ने सरदार प्रताप सिंह कैरों तो लैके हुण मैं इहदे लई की लफ्ज वरत रहा मेरे कोल कोई लफ्ज ही नहीं है जिहड़ा इस चीफ मिनिस्टर लई वरता मैं सिर्फ इहदे लई इन्ना ही कह सकदा कि जिन्नी करप्शन जिन्ने रेते दे सुदागर जिन्ने शराब दे मतलब समगलर जिन्ने इन्ने पैदा कीते ने उन्हें मैं पहलों कदे नहीं देखी ते जो लॉ एंड आर्डर दी हालत है जो जिन्ना इहदे वेले बिगड़िया मैं कदे नहीं देखा मैं तो बल्कि कई बार समझदा भी ये पता नहीं ये काम करने बजाय ते काम सिर्फ एक ही आ बड़े बड़े बोर्ड लाने हाथ जोड़ना जो हमने ये कर दिया वो कर दिया घर घर नौकरी दे दी। अब आप ही आप हैं प्रेस वाले हैं आप ही बताओ कितनी किस घर में नौकरी दी है कितने के लोगों का इन्होंने इसमें फायदा किया। बल्कि मैं तो नहीं मैं नहीं कहता वो उस बादशाह की मैं इसके साथ भी मिसाल नहीं वो एग्जाम्पल नहीं करना चाहता कि जिस तरह उसने वो दिल्ली की बजाय हैदराबाद जाकर अपनी राजधानी कुछ लोग रास्ते में मर गए वो जाके फिर उसी वक्त कहने चलो वापस बारिश में बहुत सारे दिल्ली लोग मर गए। यानी मैं उसके साथ कंपेयर नहीं करता उनकी बात नहीं करता लेकिन ये उनसे कम भी नहीं है इसलिए मैं समझता हूँ कि ये फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू चाहे लॉ एंड ऑर्डर का है चाहे शेड्यूल बच्चों की पढ़ाई का है एक स्कूल है एक वहाँ टीचर है एक स्कूल का एक टीचर 40 बच्चे हैं वो क्या काम करेगा। डाक का काम भी वही करेगा जो लंगर बनता है वो भी वही करेगा जो स्कूल में सफाई है वो भी वही टीचर एक करेगा और बच्चों को कब उसको पढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं माफ करना एक बात कहना चाहता हूँ बच्चा बिल्डिंग के बगैर पढ़ सकता है बच्चा डेस्कों के बगैर पढ़ सकता है लेकिन बच्चा टीचर के बगैर नहीं पढ़ सकता। प्राइमरी स्कूलों में अब आप बताएं कि इन्हें कितने टीचर भर्ती किए हैं एक टीचर है जिस स्कूल में एक टीचर है वहाँ 40 से 41 कभी बच्चे नहीं होंगे क्योंकि इनका ये कहना है ना कि हम जी 40 जब 41 बच्चे होंगे तब दूसरा टीचर अप्लाई करे। मेरा सोच ये है मैंने दुनिया देखी है मेरी सोच ये है कि जिस स्कूल में 40 बच्चे हैं एक टीचर है अगर उसमें एक टीचर है वो 40 टीचर की बजाय 41 कभी भी नहीं हो उसे दो महीने में 20 हो सकते हैं 30 हो सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक जो बात मैं खास आपके जरिए कहना चाहता हूँ शायद आप इसको रिलेट कर दें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये मैं किसी एक को नहीं जिम्मेवार इसका समझता मैं हर देशवासी को इसका जिम्मेवार समझता हूँ। मैंने दुनिया का बहुत सारा हिस्सा 10 साल पंजाब का स्पीकर रहने से 5 साल मैं डिप्टी स्पीकर रहने से कॉमनवेल्थ का मैं एग्जेक्टिव का वाइस चेयरमैन रहा फिर मैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का भी मेंबर है वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट रहा तो मुझे मौका मिला है दुनिया देखने। मेरी एक बात मोदी जी से मैंने हाथ जोड़कर बेनती की वो ये है कि हमारा देश उतनी देर तक तरक्की नहीं कर सकेगा उतनी देर तक महान नहीं बन सकेगा जितनी देर तक आप जो कॉन्वेंट स्कूल है और जो हमारे प्राइमरी स्कूल है
जिनकी ये बराबर की एजुकेशन गरीब और अमीर के बच्चे को नहीं दी जाती। मैंने मोदी जी से भी मांग की थी। वो जब मैं इस विषय पर बोल रहा था, डॉक्टर अम्बेडकर से देने उस कमेटी का मैं भी मेंबर था, तो मैंने उनको बहुत डॉक्टर जी के बारे में कहा, क्या मुझे कहते कि आप चाहते क्या हैं आकर? मैं चाहता हूँ ये खास बात जो आपने देनी है लोगों तक पहुँचानी है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर पहुँचाएं। वो ये मैं क्या चाहता हूँ, आई वांट इक्वल अपॉर्चुनिटी with equal syllabus to all children of the nation having regard of their own mother tongue। मैं चाहता हूँ, मैं नहीं कहता कि कॉन्वेंट, दो गल्ला इसमें मेरी बात साफ कर ले, मैं नहीं चाहता कि ये जो आपके कॉन्वेंट स्कूल है इनको बंद कर दो। मैं कहता हूँ खोल लो, हजारों खोलो, लाखों खोलो। मेरी तो सिर्फ एक ही देशवासियों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह की कॉन्वेंट की एजुकेशन है उसी तरह हमारे प्राइमरी स्कूलों को हमारे गरीब के बच्चों की। एक बात और कहूँ, मैं गरीब सिर्फ अपने ऐसे भाईचारे को नहीं समझता, वो तो हैं ही सदियों से गरीब, मैं उनको ही नहीं समझता, बल्कि जिस बनिए की एक दुकान है छोटी सी, वो भी गरीब है। जो जिम्मेदार के पास एक एकड़ जमीन है वो भी गरीब है। इसलिए मैं चाहता हूँ गरीब के बच्चे को जैसे कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन है वैसे गरीब के बच्चे को भी, जहाँ एक टीचर है वो तो बस एक नाम की एजुकेशन है, बराबर की एजुकेशन दी जाए। ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ 2027 ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤੀ ਮਹਿਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।